हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग अपनी और वांग जी की फोटोग्राफ को देखकर सोचने लगता है, शायद अब मुझे याद आ गया है कि मैंने 7 साल पहले तुमसे क्या कहा था लंजा। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। लैंस को सिर्फ एक बार प्यार होता है, वो भी पहली नजर। पहले ऐसा कहा जाने लगा था जब लैन वांग जी के फादर को एक ऐसी वुमन से प्यार हो गया था जो एक लैन एल्डर के मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लान वांगजी के फादर को कितना भी समझाया गया, लेकिन वो उस वुमन के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। लान चरैन ने शिचैन और वांगजी को हमेशा एक ही बात सिखाई कि लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो सकता जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दें, अपना सब कुछ भुला दें, और वो फ्यूचर में कभी भी अपने फादर जैसे नहीं बन सकते। वांगजी भी हमेशा यही सोचता आया था कि ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता जिससे हम इतना ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन बोर्डिंग स्कूल में जब वो 15 साल का हो गया था, तब वो दुनिया के लवलीएस्ट बॉय से मिला। क्लासरूम में बैठे उस लड़की की प्रिटीएस्ट आइज और उसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर वांगजी का हार्ट जैसे बुरी तरह बीट करने लगा था। और 15 साल की एज में ही उसे विश्वास हो गया था कि सच में लैंस को सिर्फ एक बार ही प्यार होता है। जांग्स को क्लाउड रिसेस में ट्रांसफ़र किया गया था। क्लाउड रिसेस जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था। सारे लैंस हमेशा वहीं पढ़ते आए थे, लेकिन जांग्स को पहली बार वहाँ इनवाइट किया गया था पढ़ने के लिए, वो भी एक फैमिली के फेवर की वजह से। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स आपस में जांग्स को लेकर बातें करते रहते थे। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हाई सोसाइटी के थे, तो वो आपस में कहते, क्या तुम्हें पता है जांग्स में से एक लड़के को अडॉप्ट किया गया है और उनकी जो बहन है उसका रिश्ता जिन जुशियन के साथ तय हुआ है। वो कहाँ से जिन जुशियन के लायक लगती है, वो बिल्कुल नॉर्मल सी है। वांगजी कभी भी ये सब गॉसिपिंग में ध्यान नहीं देता था। क्लास में पहले ही दिन वुयिंग हमेशा की तरह लेट आया था। जंगचा पहले ही पहुंच गया था, तो वो हसन के पास जाकर बैठ गया था। वुयिंग जब क्लास में एंटर करता है तो उसे सिर्फ एक सीट खाली दिखती है, जो कि वांगजी के पास की सीट थी। वो वांगजी के पास जाकर कहता है, क्या ये सीट खाली है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी के लिए प्रिटी वर्ड यूज़ करेगा, क्योंकि उस दिन वुयिंग उसे बहुत प्रिटी लगा था। वो जानबूझकर उससे अपनी नज़रें चुराने लगा, क्योंकि ये बात वो वुयिंग को शो नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी बुक में ध्यान लगाने लगा और उसने खुद से कहा कि मैं यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। वांगजी के पास की वो सीट सच में खाली थी, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास बैठने की। वो बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल दिखाए वो यिंग से कह देता है, हाँ ये सीट खाली है, तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। वो यिंग उससे कहता है, थैंक यू वेरी मच, मेरा स्टूपिड ब्रदर मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर सका और ना ही मेरे लिए सीट सेव कर सका, पर थैंक यू, तुमने मुझे अपने पास बैठने दिया। तुम एक क्लैन हो ना। वो यिंग वांगजी से बोले ही जा रहा था और वांगजी बस उसकी बातें सुने ही जा रहा था। और वांगजी को ये डर लग रहा था कि शायद अपने हार्ट पर जो उसका कंट्रोल था वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। वो ये गुस्से कहता है, तुम्हारा नाम लान वांगजी है ना, मेरा नाम वेवुशन है, लेकिन आज से हम दोस्त हैं तो तुम मुझे वहीं बुला सकते हो। वांगजी ना ही तो स्माइल करता और ना ही अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन दिखाता, हमेशा की तरह सिर्फ बोल देता है। हालांकि मन में वो बार बार वुयिंग का नाम लिए जा रहा था। उस दिन छुप छुप कर वांगजी बार बार वुयिंग को देखे जा रहा था, जैसे वो उसके फेस को अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लेना चाहता हो। और वो सोचने लगता है, क्या फादर को भी ऐसा ही फील होता होगा जब वो मदर को पसंद करने लगे थे। वांगजी को पता भी नहीं चला कि कब समय बीत गया और क्लास खत्म होने का समय आ गया। वुयिंग अपना बैग पैक करने लगा था और वो वांगजी से कहता है, थैंक यू लान वांगजी, तुम्हारे साथ क्लास लेकर अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। अगले दिन से फिर वही हुआ था। वुयिंग फिर वांगजी के पास बैठने के लिए कहता है और वांगजी कभी भी उसे मना नहीं कर पाता था। वांगजी को लगने लगा था कि वो ऑलरेडी वुयिंग के क्लोज हो गया है। अब वांगजी कभी भी अकेला नहीं होता था। वुयिंग उसका पहला दोस्त बन गया था। वुयिंग की नॉन स्टॉप बातों से वांगजी का वो साइलेंस बढ़ता जा रहा था। लेकिन वुयिंग का बार बार उसे लान वांगजी कहना अच्छा नहीं लगता था, और एक दिन वांगजी खुद उससे कहता है, मुझे लंजा बुलाया करो। अब वुयिंग उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुका था। वांगजी के बाल हमेशा नीटली कॉम्ड रहते थे। वुयिंग क्लास में ही उसके बालों को टच करते हुए कहता है, लंजा तुम्हारे बाल कितने सिल्की सॉफ्ट हैं। क्लास में सब कहते हैं कि तुम्हें पसंद नहीं कोई तुम्हें टच करे, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो तुम भी मेरे बालों को टच कर सकते हो।
वांग जी को सच में उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा था। वो उसके बालों में अपनी फिंगर्स को फहराना चाहता था और वयिंग का उसे टच करना भी बुरा नहीं लग रहा था। तभी जंगचा कहता है, वे वुशन, क्या तुम लान वांग जी को परेशान करना बंद करोगे? तभी हुएसांग भी कहता है, अगर तुम्हें इतना ही मन कर रहा है तो मेरे बालों को टच करो। मैंने यूएसए का लाया एक हेयर प्रोडक्ट यूज़ किया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं उससे कहता है, क्या सच में? फिर तो क्लास के बाद मैं तुम्हारे रूम में चलूंगा। और ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता था। एक सेकंड के लिए उसे लगता था कि वुयिंग की नज़रों में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और दूसरे ही पल उसे याद आता कि वुयिंग की लाइफ में और भी लोग हैं। वो सबके साथ ही इतना कैजुअल है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ वुयिंग ही है। अक्सर वयिंग को क्लास में उसकी शैतानियों की वजह से पनिशमेंट मिलती थी, और उसे क्लास खत्म हो जाने के बाद भी 2 घंटे तक रुकना पड़ता था। वांग जी भी हमेशा उसके साथ रुकता। टीचर्स भी वांग जी को वयिंग पर नजर रखने के लिए कह देते थे। वांग जी वयिंग से कहता है, तुम्हें एग्जाम टाइम में चीटिंग नोट्स नहीं लाने चाहिए वयिंग। वयिंग उससे कहता है, लेकिन लंजा सब चीटिंग करते हैं। तो वांग जी कहता है, लेकिन सब पेपर बॉल्स को टीचर्स के सिर पे तो नहीं मारते ना। वयिंग कहता है, वो तो बस मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था लंजा, मैं क्लास में बहुत बोर हो रहा था ना। लेकिन लंजा, तुम मेरे दोस्त हो, फिर भी मुझे सजा दिलवाते हो। वांग जी उससे कहता है, वो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ ना वयिंग, ताकि तुम स्कूल रूल्स को फॉलो कर सको। संडे मॉर्निंग वाले दिन लंच चैन वांग जी से कहता है, वांग जी, मुझे तुम्हारे स्कूल से रिपोर्ट मिली कि आजकल तुम स्कूल के नोटी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने में बहुत साथ देते हो। कहीं ये बात तुम्हारे उस नए दोस्त से रिलेटेड तो नहीं? वांग जी कहता है, ब्रदर, मैं अपना बेस्ट करता हूँ उसे डिसिप्लिन करने में। लैन चिचैन उससे कहता है, ठीक है वांग जी, वो तुम्हारा पहला दोस्त है, हमेशा उसका ख्याल रखना। अगले दिन वयिंग जिन जुशियन से यानली को लेकर लड़ने लगा था। ये सब देखकर वांग जी उसे रोकने के लिए आता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा, मुझे मत रोको, तुम्हें पता भी नहीं है इसने क्या कहा। वांग जी उससे कहता है, वयिंग, कुछ भी कहा हो, तुम इस तरह नहीं लड़ सकते। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट के लिए लेकर जाना होगा। उस दिन उसने वयिंग को एक चांस भी नहीं दिया अपनी बात एक्सप्लेन करने का। इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने उसने वयिंग का साथ नहीं दिया। वयिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, और वो सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है, लान वांग जी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। ऐसा कहकर वयिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हफ्तों तक उसने वांग जी से कोई बात नहीं की थी, और वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट गया था। एक क्लास में होते हुए भी वयिंग अब उसे खुद से बहुत दूर फील होता था। जब भी वयिंग उसके पास से गुजरता, वांग जी उसे बताना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वयिंग, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत अकेली हो गई है, मुझसे बातें करो, मुझसे दूर मत रहो। लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाता था। इतना अकेला वांग जी ने कभी फील नहीं किया था जितना अब उसे हो रहा था। और ये बात लैन चुचैन ने एक दिन नोटिस की। लैन चुचैन उससे कहता है, वांग जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे दोस्त हमारी बातों से अग्री नहीं करते, हम में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये नॉर्मल है। इस बात पर तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि तुम अपने खाने पीने पर भी ध्यान ना दो। वांग जी मन में सोच रहा था, ब्रदर, वो बस एक फ्रेंड नहीं है, वो मेरा प्यार है। लेकिन फिर भी सबके सामने मैंने उसका विश्वास खो दिया। अब वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मैं यही डिज़र्व करता हूँ। कुछ समय बाद वांग जी लैन चचैन से कहता है, ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसे कैसे मनाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैन चचैन उससे कहता है, तुम वे वुशन के बारे में बात कर रहे हो ना? क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? वांग जी कहता है, ब्रदर, वो मुझसे बात क्या, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। लैन चचैन उससे कहता है, वांग जी, कभी कभी हमें हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे एक्शन से दिखाना होता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तुम्हें भी एक दिन मौका मिलेगा वांग जी, और उस मौके को मत खोना। अगले दिन वांग जी जब स्कूल जाता है तो वो देखता है वयिंग क्लास में नहीं था। उसे बहुत डर लगने लगा था वयिंग के लिए, क्योंकि वयिंग अक्सर ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाता था जो उसके लिए डेंजरस होती थी। ऐसा सोचकर वो वयिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद वयिंग फाइनली उसे स्कूल के पीछे वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। उसकी गोद में एक रैबिट था। वांग जी उसका नाम लेता है तो वयिंग कहता है, लंजा, मुझे ये इंजर्ड रैबिट यहाँ दिखा। मुझे पता है यहाँ स्कूल में एनिमल्स लाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये इंजर्ड है। क्या यहाँ आसपास कोई जगह नहीं होगी जहाँ हम इसे सेफली रख सकें?
वांग जी कुछ समय तक उसे देखता रहता है और सोचने लगता है कि उसका विंग कितना काइंड है, एनिमल्स की भी इतनी परवाह करता है। वांग जी जब कोई आंसर नहीं करता तो विंग उससे कहता है, कहीं तुम मुझे फिर से हेडमास्टर के पास तो नहीं ले जाने वाले हो ना, क्योंकि मैंने स्कूल रूल तोड़ा है। वांग जी तुरंत उससे कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, स्कूल के पास एक जगह है जहाँ कोई भी नहीं ढूंढेगा, हम इसे वहाँ रख सकते हैं। वो जगह और कोई नहीं, वांग जी का रूम था। क्योंकि वांग जी के अंकल हर साल क्लाउड रिसेस में डोनेशन देते हैं, तो वांग जी को उसका खुद का रूम मिला हुआ था। वांग जी वियिंग को वहां लेकर आता है। वियिंग उससे कहता है, सच में तुम्हारे रूम में कोई चेक करने नहीं आएगा ना लंजा, इस रैबिट को हम यहीं रखेंगे, तुम सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू वेरी मच। कुछ समय बाद वांग जी उससे कहता है, वियिंग उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। वियिंग उससे कहता है, मैं भूल भी गया लंजा, और उस दिन तुम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। वांग जी कहता है, नहीं वियिंग, मैं गलत था, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम्हें इस तरह निराश नहीं करना चाहिए था। विंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो लंजा, मैंने अपना गुस्सा उस दिन तुम पर निकाल दिया। वांग जी कहता है, विंग मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। विंग उससे कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, उस दिन तुमने कहा था कि मैं बाकी सब की तरह हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं विंग के दिल को समझता हूँ बाकी सबसे ज़्यादा। और उस दिन वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे। विंग उसे जिन जुशन और यानली के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि जिन जुशन के इतने रूड बिहेवियर के बाद भी उसकी बहन यानली उससे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो लंजा से कहता है, लंजा तुम ही बताओ, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? वांगजी उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगता है, मैं करता हूँ विंग। स्कूल के बाद उन दोनों ने ग्रेजुएशन भी साथ में की और इस दौरान वियिंग ने बिल्कुल भी वांग जी को अकेला नहीं छोड़ा था। अब वांग जी को पता था कि उसे भी आगे की स्टडी के लिए अपने ब्रदर की तरह यूनाइटेड स्टेट्स जाना होगा, और एक बार वो गया तो वो 7 साल तक वापस नहीं आएगा। इसका मतलब 7 साल तक वो वियिंग को नहीं देख पाएगा। वांग जी का वियिंग को छोड़कर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसके अंकल ने ऑलरेडी उसके लिए प्लानिंग्स कर दी थी। लान चचैन भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए गया था और अब वांग जी को भी जाना ही था। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे इस बात का डर था कि जब वो वापस आएगा उस टाइम तक अगर वियिंग को कोई और मिल गया तो, वियिंग ने अगर किसी से शादी कर ली तो। ये सब सोच सोच कर वो अपनी पैकिंग कर ही रहा था कि तभी लान चचैन उससे कहता है, वांग जी ये तुम्हारा आखिरी मौका है, उसे जाकर सब कुछ बता दो जो भी तुम उसके लिए फील करते हो। क्योंकि लान चचैन को ऑलरेडी पता था कि उसका भाई वे वुशन से प्यार करने लगा है। वांग जी को अपने ब्रदर की बात समझ आती है और वो वियिंग से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ स्कूल गेट पर वियिंग बुरी तरह रो रहा था। यानली और जेंगछा उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो वांग जी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो उसकी तरफ भागता है और उसे गले लगा लेता है। वियिंग अपनी गीली आंखों को वांग जी के चेस्ट से रब करते हुए कहता है, क्या तुम्हें जाना ज़रूरी है लंजा? वांग जी को ये सुनकर थोड़ा सा विश्वास होता है कि शायद वियिंग के दिल में भी उसके लिए थोड़ी जगह है, और वो वियिंग से कहता है, मैं नहीं रुक सकता वियिंग। तभी उसे लान चचैन की बातें याद आती हैं और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ वियिंग। लेकिन वियिंग उसके लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझे अभी कुछ नहीं बताओगे। 7 साल बाद जब तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे तब तुम मुझे बताना जो भी तुम मुझसे कहना चाहते हो। इस तरह मुझे भी विश्वास होगा कि तुम मेरे पास वापस ज़रूर आओगे। वांग जी उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरा 7 सालों तक इंतज़ार करोगे वियिंग? वियिंग उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। उसके बाद मैं वो सब सुनूंगा जो भी तुम मुझसे कहना चाहते हो, और फिर हम फॉरएवर साथ साथ रहेंगे। इस वक्त वांग जी उसे किस करना चाहता था, उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन जैसा वियिंग ने कहा, वो भी उसका 7 साल इंतज़ार करेगा। वांग जी वियिंग की ब्राइट आइज़ को अपनी आंखों में भरते हुए उसे गुड बाय विश करता है और उससे कहता है, 7 साल बाद मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा वियिंग। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वियिंग वांग जी दोनों बाथटब में थे। वियिंग वांग जी की गोद में था। वो उससे कहता है, लंजा तुमने मुझे बताया नहीं। वांग जी वियिंग के बालों में अपनी फिंगर्स घुमा रहा था और उससे पूछता है, क्या नहीं बताया वियिंग? वियिंग उससे कहता है, जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। उस दिन तुमने हम दोनों की फ़ोटोग्राफ क्लिक की थी, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है।
लेकिन तुम्हारे वापस आने के बाद पहली बार जब हम हवैसांग की पार्टी में मिले थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी उससे कहता है, वो यिंग, तुम उस दिन मुझसे इतनी प्यार से पेश आ रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी पता है। वो यिंग थोड़ी देर बाद फिर उससे पूछता है, लेकिन तुम उस दिन मुझसे कहने क्या वाले थे? वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब हम 15 साल के थे तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और क्या तुम मेरा 7 सालों तक इंतज़ार करोगे वुयिंग? वुयिंग उससे कहता है, और मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रॉमिस कर दिया था कि 7 साल बाद तुम मुझे ये सब बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार करने वाला हूँ। वांग जी कहता है, हाँ। वुयिंग मुस्कुराने लगता है। कुछ समय बाद वांग जी उससे कहता है, क्या मैं तुमसे एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट कर सकता हूँ वुयिंग? मैं तुम्हारे सिबलिंग से मिलना चाहता हूँ। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल लंजा, और वैसे भी शिजे तो मुझसे काफ़ी बार पूछ चुकी हैं कि मैं कब उन्हें तुमसे मिलवाने वाला हूँ। जंगछा थोड़ा सा नखरे ज़रूर करता है, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करेगा। वांगजी उससे कहता है, तुम मेरे बारे में ऑलरेडी उनसे बातें कर चुके हो? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे उन्हें बताना तो था ना कि मैं किसके घर रुकने वाला हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, फिर हम कल ही तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। वुयिंग कहता है, ठीक है लंजा, कल लंच के बाद चलते हैं। वैसे क्या तुम अभी भी सुबह 5 बजे ही उठ जाते हो, जैसे पहले उठ जाते थे? वांगजी अभी भी उसके बैक पर मसाज कर रहा था और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, कुछ चीज़ों को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है वुयिंग, जैसे कि मैंने हमेशा से तुम्हें पसंद किया है और हमेशा करता रहूँगा। वुयिंग फिर मुस्कुराने लगता है और उसकी नेक में अपना मुंह छुपा लेता है। वांगजी उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता है। दोनों अपने नाइट वेयर्स पहनते हैं और एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।